नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूं। आपको मैं दिखा दूं, मेरे उस तरफ जैसे हज़ारों की संख्या में भीड़ है, वहां जो पोस्टर लगा हुआ है उसे सीधे तौर पे लिखा है कि धार्मिक अपमान हम नहीं सहेंगे। और इस प्रोटेस्ट को करने के लिए तकरीबन यहाँ हज़ारों से भी ज़्यादा संख्या में लोगों की भीड़ है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरदार बलविंदर सिंह हमारे चैनल के माध्यम से। मैं इनसे बहराइच मुद्दे पे बात करना चाहूँगी। बहराइच मुद्दा इसलिए मैं बात करने जा रही हूँ सर, क्योंकि 13 तारीख को ये घटना घटती है और 13 तारीख से लेकर अब तक रोज़ कुछ ना कुछ नया मुद्दा उससे जुड़ जाता है। परत दर परत कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि एक धार्मिक शोभा यात्रा निकाली जाती है, उस दरमियान ऐसे गीतों का डीजे पर बजना जो भड़काऊ हो, जो अश्लील हो, वो किस हद तक सही है? देखिए, मैंने कई बार अपनी बातों में एक बात कही कि बहुत हो गया है, कब तक हम अपने बच्चों की लाशों को कंधे पे उठाएंगे। इस दर्द को अगर कोई समझना चाहता है तो मैं वही समझ सकता है। पहली बात तो यहाँ पे आके आपके माइक के माध्यम से भाषण बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग आके बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है उस माँ से पूछो जिसका बच्चा गया है। और दंगों में होता यह है कि कभी हमने देखा कि किसी नेता का बच्चा मरा हो, कोई नेता मर रहा हो, नहीं। बड़ी बात है। उसमें जो गरीब परिवार के बच्चे होंगे, जिन्हें कुछ जानकारी नहीं होगी, उनके अंदर ऐसी हिंदुइज्म के लिए इतना भड़का दिया जाएगा, उनको इतना कर दिया जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में ये है, उन्हें गुमराह कर दिया जाएगा कि वो जाके वहाँ पे गलत हरकत कर दे। तो आपको लगता है गोपाल मिश्रा को भी गुमराह ही किया गया था? बहुत गोपाल मिश्रा नहीं, मुझे याद है मैं 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहा था, तो वहाँ पे कई ऐसे राजपूत समाज के बच्चे मिले थे मुझे, जो कह रहे कि मोदी जी ने ही कश्मीर को भारत में जोड़ा है। अच्छा, इस तरह के भी बच्चे मुझे मिले। 2022 की बात है, ये अपना बुलंदशहर से आगे की तरफ सियाना की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जो कह रहे कश्मीर कभी भारत का था ही नहीं, वो तो मोदी जी 2014 में कश्मीर को भारत में लाए। अच्छा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी मानसिकता किस तरह से उन्होंने ब्रेन वॉश किया हुआ कुछ लोगों ने। तो अगर बच्चों को इस तरह की अगर ब्रेन वॉश, अगर वो भी ऐसा नहीं छोटा बच्चा था, कम से कम 23 से 24 साल की उम्र का लड़का था। मैंने पूछा क्वालिफिकेशन क्या, कह रहा पढ़ा नहीं हूँ, 5वीं क्लास है। तो जब वो 5वीं क्लास का बच्चा है और उसके ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे होंगे इस देश में जिन्होंने आज भी एजुकेशन कहीं पीछे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके मस्तिष्क में एक ही बात डाली जा रही है कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है मुसलमान, तुम्हें जो कोई ख़त्म कर रहा है वो है मुसलमान। तो ऐसे मानसिकता के लोगों से भी बचना चाहिए, खासकर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है ऐसी मानसिकता के लोगों से अपने बच्चों को बचाएं। क्योंकि आज तो आप खुश हो जाएंगे कि आपका बच्चा टीवी पे आ गया या वहाँ पे जाकर हाय अल्लाह कर आया धर्म को बचाने के लिए, लेकिन जब वो बच्चा चला गया तो पूरी ज़िंदगी आपको रोना भी पड़ेगा, ये याद रखिएगा। हम किसी भी बच्चे की जो वहाँ पे घटना हुई, जो मिश्रा लड़का है जो उसकी हत्या हुई, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। उसका हम कहते हैं भाई सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, लेकिन ये भी ना हो कि एक तरफा कार्रवाई। जिन लोगों ने ये चीज़ करी उस पर भी तो कार्रवाई हो ना। आपने एक तरफ विलन बना दिया कि जितना भी मुस्लिम समाज है वो सारा विलन है, कैसे पॉसिबल है? इस देश के इतिहास के अंदर हमारे जो सैनिकों में वहाँ पे मुसलमान भी बहुत सारे मुस्लिम हैं जिन्होंने अपना खून बलिदान दिया है। तो क्या आप उनकी शहादत को भूल जाएंगे? तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस देश का, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस देश का जो गद्दार कभी मुसलमान नहीं था, वो हमेशा इस देश का अपना नागरिक रहा है, वो इस देश का ईमानदार व्यक्ति है। गद्दार और जो बार बार हम कहते हैं, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर नेता रहे हैं, उन नेताओं ने इतिहास में ऐसी हरकतें करी हैं जिससे गद्दारी दिखाई दी है। आपने नेताओं की बात की है, ये इतना बड़ा घटना घट गया, उसके बावजूद नेता एक दूसरे पर बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव को ये कहा, जब अखिलेश यादव ने कहा कि डीजे की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो धार्मिक यात्रा में इस तरह के डीजे पे सॉन्ग्स क्यों बज रहे हैं? अखिलेश यादव का सीधे तौर पे कहना था। और गिरिराज सिंह ने ये कहा अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव के खून में हिंदूवादी चीज़ें हैं ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि एक युवक की मौत हो जाती है और यहाँ इस तरह की राजनीतिक खेल चल रही है? नहीं, देखिए, मैं अखिलेश यादव का मैं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई वहाँ पर डीजे में ऐसे गाने, अश्लील गाने नहीं चलने चाहिए, या किसी धार्मिक समाज को, धर्म को गाली देने वाले गाने नहीं चले। सही बात है, इस देश संविधान से चलने वाला, ये देश लोकतंत्र से चलने वाला। गिरिराज सिंह की बात बताता हूँ। गिरिराज सिंह का बच्चा क्या उस आंदोलन में है? ये जितने कट्टरपंथी बने पड़े हैं, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये अपने बाप की पैदाइश है तो अपने बच्चों को भेजे ना इन आंदोलन में मरने के लिए। अगर मरने का इतनी ज़्यादा बच्चों को भड़काने का अगर इन्हें इतना शौक है, अपने बच्चों को भेज दें। क्यों नहीं भेजते? इनके बच्चे तो पढ़ने जाएंगे अमेरिका विदेशों में, और जो देश का नागरिक है, जो गरीब परिवार का बच्चा, उसे कहेंगे नहीं, आप जाओ इन क्या नाम है इनका, इन जुलूसों में निकल जाओ और धर्म के कट्टरपंथी बन जाओ, और ये यानी कि आप मुसलमानों से लड़ाई लड़ लो। अरे अगर आप इतने ईमानदार हो तो आप अपने बच्चों को भेजिए, पता लग जाएगा।
यानी आपके बच्चे तो आराम से शाही जीवन जिएंगे और गरीबों के बच्चे मरने के लिए आप इन आंदोलन ऐसे उसमें भेजेंगे। अच्छा, आपने ईमानदारी की बात की है तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी आरोपी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और इसी में अतिक्रमण के तहत उन्होंने कई सारे इलीगल तरीके से बने हुए घरों पर नोटिस चिपका दिया है और ये बोला है कि घर को खाली करो, अदरवाइज हम बुलडोजर से तोड़ेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैंने आपको पहले इसी अभी बयान के बीच में ही मैंने बोल दिया था कि एक पक्ष पे कार्रवाई हो रही है, वो सारे के सारे एक धर्म से, लेकिन वो लोग कौन जिन्होंने उन्हें भड़काया था, वो लोग उन पे कब कार्रवाई होगी? वो कौन लोग थे जिन्होंने वहाँ पत्थरबाजी करी? आखिर मुद्दा तो यहीं से शुरू होता है कि पत्थरबाजी कौन, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? जब एक सूबे का मुख्यमंत्री ये कहता मैं हिंदू था, हिंदू मरूंगा, यही कहा ना उसने, कहा यहाँ कब्रिस्तान चाहिए या आपको मंदिर चाहिए? तो जो खुद ही धर्म की बात करके लड़ाई लड़ रहा हो, जो एक विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहा है, वो देश के समाज को न्याय दिला देगा? वो तो अपनी जाति अपने धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं ना। इस देश का सिर्फ एक हिंदू ही, जो बार बार बात करते हैं, हिंदू ही इस देश का नागरिक नहीं। इस देश का मुस्लिम भी उतना ही बराबर का नागरिक जितना हिंदू है, उतना ही सिख है जितना हिंदू है, उतना ही ईसाई भी है जितना हिंदू है। लेकिन क्या होता है कि जब बात आती है मुसलमानों को तो उन्हें आतंकवादी बता देते हैं, जब सिखों की बात आती है उन्हें खालिस्तानी बता देते हैं, जब आदिवासियों की बात आती है उन्हें नक्सलवादी बता देते हैं, और अब दलितों के लिए भी एक नया शब्द आ गया इनका, अर्बन नक्सलवादी बता देते हैं। जी जी। तो मतलब सिर्फ 3% जो लोग, 3 से जो 10% के आसपास लोग हैं वो राष्ट्रवादी हैं, बाकी इस देश में बाकी सारे के सारे आतंकवादी, खालिस्तानी, उग्रवादी सब वो हैं। ये भी बात मानसिकता है ना। तो हमें समझना होगा हमारे सुख दुख में कौन हमारे साथ है, और खासकर दलित समाज से मैं एक अपील बार बार करता हूँ, जो मेरा खुद का समाज है। मैं अपने समाज से बार बार एक अपील ये करता हूँ कि भाई देखिए, आप लोगों को भी अब ये समझना पड़ेगा, अगर मुसलमान या अगर ईमानदारी के साथ 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम मुख्यमंत्री बहन जी को बना सकता है, तो क्या दिल्ली का सीएम एक मुस्लिम नहीं बन सकता? ये सवाल बनता है क्यों नहीं? क्योंकि अगर दिल्ली का 13% मुसलमान, और मैं सिर्फ एक जाति की बात कर रहा हूँ, जाटव समाज, वो 12% है, 13 और 12 25%, तो 25, और यहाँ पे सरकार कितने बनती है? 50 से 60% पे। तो जब 25% होने के बावजूद 3% वाला हर बार मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 25% होने के बावजूद ही तुम्हारा अपना मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। भाई मुसलमानों ने तो अपनी ईमानदारी दिखा दी, दलितों के साथ 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी को बना दिया। आप दिल्ली का सीएम एक मुस्लिम समाज को बना दो, इसी से तो भाईचारा आपस में प्रेम बढ़ेगा ना। लेकिन आपको उन्हें भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ, आपको उनको भी बराबर का प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, तभी ऐसी चीज़ों से बचाव होगा। मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये धार्मिक उन्माद कम राजनीतिक उन्माद ज़्यादा हो गया? ये देखिए, ये तो क्लियर होता है कि 10 सीटों बाई इलेक्शन है, 37 सीट लोकसभा सीटों पर भी हारी है भारतीय जनता पार्टी। तो उत्तर प्रदेश में योगी की और मोदी की जो है साख वो लग गई प्रतिष्ठा पे। अगर ये 10 सीटें भी हार गए तो कहानी ख़त्म, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं मोदी के बाद योगी, लेकिन अगर वो हार गया तो फिर कौन पूछेगा योगी? मतलब आपका सीधे तौर पे यही कहना है कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव होने वाला है और इसी वजह से ये घटनाएं घटित हो रही हैं? जी, मैं तो इसी बात को हम कह रहे हैं, क्योंकि लेकिन अब यही सवाल हम बार बार अपने लोगों से कह रहे हैं कि भाई वो लोग अपनी सियासत के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी भाईचारा सौहार्द के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। तो अगर आप भाईचारा सौहार्द के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तभी बदलाव आएगा, अन्यथा आप सोचते रहे। देखिए, दलितों ने एक लंबे समय तक ये दर्श झेला है, और आने वाले समय में लंबे समय तक मुसलमान भी इस दर्श को झेलेगा। अगर आप नहीं सुधरे तो जो बात वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो वो कहानी यहाँ भी देश में होगी। अगर दलित मुस्लिम एक नहीं हुआ तो ये स्थिति यहाँ पे बनेगी। जैसे पहले दलितों को 2 दर्जे का नागरिक बनाया गया था एक समय में, संविधान के बाद उनकी स्थिति सुधरी, लेकिन अब वही काम मुसलमानों के साथ हो रहा है। उन्हें इस देश का 2 दर्जे का नागरिक बनाने की बड़ी साजिश चल रही है बहुत। अच्छा, इस घटना के मुख्य आरोपी सरफराज, उनकी बहन का बयान आया है कि उनके हस्बैंड को और उनके देवर को लेके गए, गिरफ्तार किया, और अब तक उनकी कोई सुगबुगी नहीं है, कोई उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको इनकाउंटर का डर है। आखिर इतना डर क्यों है? देखिए, अभी तक हमने देखा, क्या आपने जो इस धार्मिक जो लड़ाई एजेंडा होता है उसके अंदर कोई पकड़ा गया आरोपी है जो हिंदुओं में आरोपी, क्या उनका इनकाउंटर होते देखा? लेकिन मुस्लिम समाज के लगातार बैक टू बैक इनकाउंटर होते हमने देखा है। लगातार गोलियां भी पैर पे चल जाती है। चिन्मयानंद जैसा बलात्कारी आप आराम से अंदर छूटा हुआ घर में बैठा रहता। किसानों पे ट्रैक्टर गाड़ी चढ़ाने वाले लोग आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन मुसलमानों की तरफ से अगर उफ भी निकल जाए तो तुरंत उठा के उनके पैर में गोली मार दी जाती है, इनकाउंटर। तो इनकाउंटर का तो डर बनेगा ही ना जब ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। यहाँ क्राइम रेट की बात करें, लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी का डाटा आप देख लीजिए। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं त्वरित न्याय का प्रतीक हूँ, मैं जिसको भी आरोपी पाता हूँ उसका तुरंत मैं उपाय करता हूँ। नहीं, वो आरोपी एक चश्मे से देखते हैं ना, वो आरोपी उनका एक चश्मे वाला है। यानी अगर वो हिंदू आरोपी है तो वो नहीं है, अगर वो खासकर
समझ जाती है, तो वो तो है ही नहीं। और अगर हाँ वहाँ पे मुसलमान है तो बहुत ख़तरनाक है, फिर तो वो एकदम ही बुलडोज़र भी चलवाएंगे, गोलियाँ भी चलवाएंगे, सारे काम चलाएंगे। मैं देखिए मैं ब्राह्मणों के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो मनुवादी मानसिकता उसके मैं खुल के खिलाफ़ हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मनुवादी मानसिकता अर्थ ही गुलाम बनाने की एक वो है। तो गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है, जो गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है, उस पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। मनुवादी मानसिकता हमेशा इस देश के अंदर अपने से दूसरी जातियों को हमेशा गुलाम बना के रखना चाहती है और उनके ऊपर सियासत करके सर्वोच्च बनी रहना चाहती है। अच्छा, जब से बुलडोजर अतिक्रमण की बात की गई है, तब से कई सारे फ़ोटोज़ हैं, कई सारी वीडियोज़ हैं जो वायरल हो गए हैं। लगातार औरतों की रोती हुई तस्वीरें आ रही हैं, वो कह रही हैं कि फिर हमारा कहीं आशियाना नहीं, अगर हम घर ही खाली कर दे तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हो ही रहा है ना। जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये तो हो ही रहा है, क्या हमने देखा नहीं थाने के अंदर वो तमाम जो मुस्लिम परिवार, जो पीड़ित परिवार था, जो कह रहा हम तो थे भी नहीं, हम तो थे भी नहीं। कुछ लोग तो बाहर थे, कुछ लोग दुकानें बंद करके पहले ही, जब उन्हें पता लगा यहाँ पे कुछ वैसा मामला है, यात्रा निकल रही, उन्होंने दुकानें बंद करके चले, फिर भी घर जल गए ना उनके। तो वो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तभी मिलेगा जब संवैधानिक सरकार होगी वहाँ पे, जो लोकतंत्र में विश्वास करेगी, ना कि राजतंत्र पे। आज की सरकार राजतंत्र पे बिलीव करने वाली है। बाबा साहब ने एक राइट दिया था, कहा था रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा वहाँ पे, लेकिन अब क्या, फिर उन्होंने अपने कर्मों से राजा बनेंगे। आप अपने यहाँ पे नहीं, कर्मों से भी नहीं, आप वैलेट से राजा बनेंगे, आप वैलेट से बनेंगे। लेकिन हो क्या गया, अब ये सरकार चाह रही कि राजा का बेटा ही राजा बने, और जो अन्य जातियाँ, अन्य धर्म के लोग हैं, वो हमेशा उनके गुलामी करें। तो इस मानसिकता के माध्यम से इस चीज़ को करा जा रहा है। मीडिया, खासकर मेन स्ट्रीम की मीडिया, जो देश का चतुर्थ स्तंभ मानी जाती है, मीडिया तरह तरह की खबरें फैला रही है। ये कहा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि जिस युवक की मौत होती है उसके नाखून को नोच लिया गया है, आंखों में छड़ें घुसेड़ दी गई है, लेकिन वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो सीधे तौर पे इसको मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक मेन स्ट्रीम की मीडिया जो लगातार 2 दिन तक ऐसी खबरें चला रही है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, पहली बात तो आपको भूल ख़त्म करनी पड़ेगी, ये बात सोचना बंद करो, वो मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया टेलीविज़न को लेके मैं आपको बता रहा हूँ, वो मीडिया नहीं है टेलीविज़न वाले, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी के ऊपर से जहाँ से पैसा आएगा वो ऐड पे चलती हैं, जहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा वो वैसा दिखाएंगे, और हमें पता है कि वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो जो सरकार के विरोध की खबरें तो वो लगाएंगे नहीं, सरकार के समर्थन में चलाएंगे। और दूसरी बात, मीडिया का अर्थ क्या होता है? मीडिया ज़मीन पर, जैसे हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया, बहुजन मीडिया, ये लोग सड़कों पे जाते हैं, सड़कों पे निकल के ग्राउंड लेवल की हकीकत दिखाते हैं, यही होता है। लेकिन आजकल की डेट में हो क्या रहा है, आप बताइए? हो क्या रहा है कि टीवी चैनल्स के एक रूम बनाया होता है, जैसे फिल्मों में एक स्टोरी गढ़ी जाती है, वैसे ही ये लोग स्टूडियो में बैठ के एक स्टोरी करते हैं। इन्हें ग्राउंड लेवल की हकीकत का नहीं पता। आपने देखा होगा जब मेन स्ट्रीम मीडिया वाले लोग जब सड़कों पे जाते हैं, क्या हाल होता है इनका? तुरंत इनके खिलाफ नारे शुरू हो जाते हैं ना, लोग, आम पब्लिक इनसे नाराज़ है कि भाई इस खबर नहीं दिखा रहे। ये तो एंकर है, एंकर के एक कलाकार हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, जहाँ से जितना ज़्यादा पैसा चढ़ जाएगा ये उसकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद इस तरह की खबरों को दिखाना, ये तो सरासर आपकी नज़र में क्या है? तो ये सब सरकार स्पॉन्सर्ड है ना, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। अगर सरकार उन्हें पैसा दे रही है, उन्हें ऐड का पैसा दे रही है, और सरकार उन्हें बचाव कर रही है, तो फिर वो ऐसा कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं, अगर कोई भी प्रशासन, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर प्रशासन ईमानदारी से काम कर ले और कह दे इस रोड से कोई भी निकल नहीं सकता, तो कोई नहीं निकल सकता। लेकिन अगर वो निकलने देगा और उसके बाद वो दंगे होते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश है, तभी तो वो निकले, तभी ऐसी स्थिति बनी। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जब हम बात करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, ये ना मीडिया है, ना ये पत्रकार हैं, ये वो लोग रंगमंच के कलाकार हैं जिनको एक रटी रटाई स्क्रिप्ट आती है। क्योंकि मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टीवी चैनल्स पे नहीं जाता, मैं तमाम टीवी चैनल्स पे जाता हूँ, और बहुत सारे इस बात को जानते हैं लोग। और मैंने उन डिबेटों में देखा है, जब आप तथ्य और सबूत की बात करते हो, तुरंत ऊपर से कॉल आता है, कान में मैसेज आता है कि कट कर दीजिए, और तुरंत काट दिया जाता है। और जब जैसे ही आप अग्रेसिव होकर आप उनके तथ्यों को उजागर करेंगे, तो तुरंत ही आपके वॉल्यूम को कम कर दिया जाता है। ये हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में जाके देखा है। मैं लगातार, चाहे न्यूज़ इंडिया हो, न्यूज़ 24 हो, इन सारे चैनलों पे मैं जाके मैंने ऑलरेडी डिबेट करी है। तो मुझे इसलिए पता है कि वो लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ रंगमंच के कलाकार हैं, और समाज को इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्ची घटनाओं पे नहीं आते। ये तभी आएंगे जब सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट ट्रेंड कर जाएगा, तब उस ज़मीन से जुड़े मुद्दे पे आएंगे, उसमें भी देखेंगे उस पक्ष की जाति क्या है।
चलिए एक आखिरी सवाल, अभी जो बहराइच में घटना घटी वो धार्मिक उन्माद फैलाई गई, शोभा यात्रा के दौरान ये जो सारी चीज़ें हुई वो दंगा का मुख्य कारण था, लेकिन देश में किसी प्रकार का कोई धार्मिक उन्माद नहीं हो, चाहे वो विषय जो भी हो, चाहे वो मुद्दा किसी भी चीज़ को लेके हो रहा हो। इसके लिए आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि धार्मिक समानता देश में होना बहुत ज़रूरी है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं सिर्फ इसमें इतना कहूँगा, क्योंकि ये जो हज़ारों लोग की तादाद में इस धार्मिक कार्यक्रमों में आते हैं, सारे दंगाई नहीं होते, उसमें कुछ लोग होते हैं जो करके भाग जाते हैं वहाँ से, जो करते हैं और करके निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने बीच में ऐसे लोगों की पकड़ देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति ऐसा करने वाला है। अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो उसे पकड़ के तुरंत पुलिस के हवाले करना चाहिए, मुझे जो लगता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो लोग ऐसे भड़काऊ बयान नारेबाजी लगा रहे होते हैं और आप भी उसके साथ मिल जाएं तो आप भी उतने ही अपराधी हैं जितना वो बंदा अपराधी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके सामने अगर आपको दिखाई दे रहा है कोई गलत व्यक्ति आपकी यात्रा के बीच में है तो उसे तुरंत पकड़ें और उसकी तुरंत कंप्लेंट करके उसे पुलिस के हाथों गिरफ्तार कराया जाए वहीं पे, ताकि ऐसी व्यवस्थाएं ना हो। खासकर दूसरा जो विशेष समुदाय है उसकी बस्तियों से आपको जाना ही क्यों, पहली बात। अगर आपको जाना है तो उनकी मस्जिदों के, उनके घरों के आगे क्यों ज़रूरी है आप वो करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको इनसे बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत। अभी बहराइच की घटना में ने देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा पैदा कर दिया है। हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ नई खबर वहाँ से उड़कर आती है और हम तक पहुँचाई जाती है। लगातार कई सारी ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारी प्रतिदिन साझा की जा रही है। अब देखते हैं कि आगे इस मुद्दे से रिलेटेड कौन सी जानकारी हम तक आएगी और हम आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिए द जनता लाइव के साथ।